सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। प्यारे बच्चों, मैं केएल शर्मा एक बार फिर से आपका इस ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th विज्ञान विषय के अंतर्गत रसायन विज्ञान पार्ट 3 धातु और अधातु के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपने भाग 1 में धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ा, उनके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ा और उसके साथ साथ आपने धातुओं की सक्रियता श्रेणी और धातु और अधातु किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं इसके बारे में आपने जाना। तो थोड़ा सा अगर हम पीछे की बात करें तो धातुओं के गुणधर्मों में आपने कहा था कि जो धातुएं होती हैं उनमें धात्विक चमक होती है, अर्थात वे चमकदार होती हैं। दूसरी चीज़, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, अर्थात उनको पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तीसरी चीज़, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। और इसी के साथ साथ आपने कहा था कि जो धातुएं होती हैं वे इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। उसके बाद आपने देखा कि जो अधातुएं हैं उनके भौतिक गुणधर्मों के बारे में। तो अधातुएं क्या होती थीं? अधातुएं उनमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती है, अर्थात वे कैसी होती हैं? मलिन होती हैं, या जिसको हम लोगों ने कहा था कि अधातुएं डल होती हैं। उसके बाद आपने कहा कि अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती, मतलब उनको पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने कहा था, आपने देखा कि कुछ ऐसी भी हैं जो कि अधातुएं होने के साथ साथ विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि आज हमारे चर्चा के कौन कौन से बिंदु हैं। उसके आगे आज हम देखेंगे कि आयनिक यौगिकों के क्या गुणधर्म होते हैं, मतलब उनके कौन कौन से गुण होते हैं। दूसरा जो हमारा चर्चा का बिंदु है आज का, वो ये है कि धातुओं की प्राप्ति कहाँ पे होती है और उसका निष्कर्षण हम किस तरीके से कर सकते हैं। उसी के अंतर्गत सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे आने वाली धातुएं हैं उन धातुओं का हम किस तरीके से निष्कर्षण करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सक्रियता श्रेणी में मध्य में आने वाली धातुओं का हम किस तरीके से निष्कर्षण करेंगे, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुओं का किस तरीके से हम निष्कर्षण करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे, मध्य में और ऊपर आने वाली धातुओं का निष्कर्षण किस तरीके से करेंगे, इसके बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। उसके साथ ही साथ धातुओं के परिष्करण की विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि के बारे में हम जानेंगे। और आखिरी में धातुओं के संक्षारण और उससे किस प्रकार से सुरक्षा की जा सकती है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए बच्चों आगे चलते हैं। हम देखते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में। तो सबसे पहले आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में जानने से पहले हम आयनिक यौगिक क्या होते हैं इसको हम जानें। आपने पीछे पढ़ा है कि जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाती हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, और जो अधातुएं हैं वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। तो आयनिक यौगिक क्या हैं? जब धातुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है तो धातुओं के द्वारा अधातुओं में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं उसे हम लोग आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है, धातुओं से अधातुओं में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा जो यौगिक बनते हैं उसे हम लोग आयनिक यौगिक या फिर वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों में पहला गुणधर्म आप देखिए क्या होता है।
धन और ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। धन और ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? ठोस और थोड़े बहुत कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आयनिक यौगिकों के गलनांक और जो क्वथनांक हैं वो कैसे हैं? उच्च होते हैं। गलनांक के बारे में आप जानते हैं, वह ताप जिस पर कि कोई धातु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, वो उसका गलनांक। और क्वथनांक क्या है? जब कोई धातु द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होती है तो वो जो ताप है वो हमारा क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। जब हम यहाँ आयनिक यौगिकों की बात करेंगे तो आयनिक यौगिकों के बारे में भी गलनांक और क्वथनांक इनके क्या होते हैं? उच्च होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वैद्युत संयोजक यौगिक। यही जो आयनिक यौगिक हैं आप जानते हैं, इनको क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहते हैं। तो ये सामान्यतया जल में घुलनशील होते हैं, मतलब इनको जल में घोला जा सकता है, ये घुलते हैं जल में, लेकिन केरोसिन में और पेट्रोल में ये घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक, जल में घुलनशील होंगे लेकिन केरोसिन या फिर पेट्रोल में ये घुलनशील नहीं होंगे। और अगला पॉइंट है कि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन जब इनको गलित अवस्था में या फिर इनके जलीय विलयन में विद्युत का चालन संभव है। ठीक है, तो ये हैं हमारे आयनिक यौगिकों के कुछ गुणधर्म। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि धातुओं की प्राप्ति किस तरीके से और उनका निष्कर्षण कैसे किया जा सकता है। तो धातुओं की प्राप्ति तथा निष्कर्षण, आप जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी है उसमें धातुओं का प्रमुख स्रोत है। भूपर्पटी ही धातुओं की प्रमुख स्रोत है। इसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। मतलब भूपर्पटी में जो प्राकृतिक रूप से तत्व या यौगिक पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। इन खनिजों में से कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो बहुत मात्रा में हमें प्राप्त होती हैं और उनको निकालना हमारे लिए लाभदायक होता है। तो उन खनिजों को हम लोग अयस्क कहते हैं, जिनसे कि हमें बहुत अधिक मात्रा में धातु प्राप्त होती है और उसे निकालना हमारे लिए लाभदायक होता है। तो उस खनिज को हम लोग अयस्क कहते हैं। यहाँ देखिए, कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है और इन खनिजों को अयस्क कहा जाता है। तो खनिज क्या होते हैं और अयस्क क्या होते हैं आपने समझा। आप यहाँ पे चूंकि ये सक्रियता श्रेणी, धातुओं की सक्रियता श्रेणी आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो सबसे ऊपर जो धातु है पोटेशियम और उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से ये आपकी धातुओं का क्रम दिया गया है। आप देख रहे हैं कि ये जो है पोटेशियम जो है ये सबसे अधिक सक्रिय धातु है और जैसे जैसे हम नीचे चले जाते हैं ये जो धातुओं की सक्रियता जो है क्या होती जाती है? कम होती जाती है। जो अधिक सक्रिय धातुएं हैं ऊपर आप देख रहे हैं ये, इनको हम विद्युत अपघटन विधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो अधिक सक्रिय धातु हैं उनको हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? विद्युत अपघटन विधि के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है। उसी तरीके से ये जो धातुएं हैं ये मध्यम में उपस्थित हैं और ये जो धातुएं होती हैं ये मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं, क्योंकि बीच में उपस्थित हैं ये, और ये होती भी कैसी हैं? मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं। और इन धातुओं को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? कार्बन के उपयोग से अपचयन के द्वारा इन धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद नीचे आप ये धातुएं देख रहे हैं सोना, चांदी, ये सब जो धातुएं हैं ये बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। आप देख रहे हैं सक्रियता श्रेणी में भी ये सबसे नीचे हैं और सबसे कम क्रियाशील होती हैं, इसलिए इन धातुओं को सीधे गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो अयस्क से धातु के निष्कर्षण में कौन कौन से चरण का प्रयोग किया था, मतलब धातु का निष्कर्षण करने के लिए हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, किन किन स्टेप्स का पालन करते हैं, वो अब हमें देखना है। ठीक है, तो देखते हैं कि किन किन स्टेप्स के द्वारा हम अपने अयस्क का शुद्ध धातु में प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारा अयस्क है। सबसे पहले इस अयस्क का सांद्रण किया जाता है। जो
भूपर्पटी से प्राकृतिक अवस्था में जो हमें अयस्क मिला है, आप जानते हैं कि उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होंगी। तो छोटी मोटी अशुद्धियाँ अगर हम बात करें, धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये जो छोटी छोटी अशुद्धियाँ होती हैं, सबसे पहले उनको दूर किया जाता है। तो उनको दूर करने के लिए जो सबसे पहला जो काम है वो अयस्क का सांद्रण किया जाता है। अयस्कों के सांद्रण की बहुत सारी विधियाँ हैं, जैसे फेन प्लॉन विधि है, चुंबकीय पृथक्करण विधि है, ठीक है। इसी तरीके से और बहुत सारी विधियाँ हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण विधि है वो फेन प्लॉन विधि है। और फेन प्लॉन विधि के द्वारा अयस्क का सबसे पहले हम सांद्रण कर लेते हैं, मतलब उसमें जो छोटी बहुत अशुद्धियाँ हैं उनको दूर कर लेते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं यह 3 पार्ट में बांट दिया गया है धातुओं की सक्रियता के आधार पर। अगर जो अयस्क में जो धातु है वो उच्च अभिक्रियाशील धातु है, तो उच्च अभिक्रियाशील धातु का अभी आपने पीछे देखा कि गलित धातु का विद्युत अपघटन करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लिया जाता है। अगर जो अयस्क में जो धातु है वो उच्च अभिक्रियाशील धातु होगी, तो उसके गलित धातु का विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध धातु हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा, मध्यम अभिक्रियाशील अगर धातु है तो हम क्या करेंगे, मध्यम अभिक्रियाशील जो धातुएं हैं तो वो 2 रूपों में हमें प्राप्त होती हैं। पहली सल्फाइड अयस्क के रूप में, और इधर आप देख रहे हैं कार्बोनेट अयस्क के रूप में। मध्यम अभिक्रियाशील जो धातुएं हैं वो 2 रूपों में हमें प्राप्त होती हैं, कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क के रूप में। अगर कार्बोनेट अयस्क के रूप में हमारी धातु है तो उस धातु का हम निस्तापन करते हैं, और निस्तापन करने के बाद आप देखिए वो क्या हो जाता है, धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरीके से अगर सल्फाइड अयस्क है, सल्फाइड अयस्क के रूप में हमें मिला है, तो उसका हम लोग भर्जन करते हैं, और भर्जन के द्वारा भी आप देख रहे हैं धातु के ऑक्साइड के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। मतलब जो मध्यम क्रियाशील जो धातुएं हैं वो सल्फाइड और अयस्क के रूप में हमें प्राप्त होती हैं, ठीक। तो उनका हम भर्जन और निस्तापन करके धातु के ऑक्साइड में हम उनको बदल लेते हैं। और चूंकि धातु के ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना सरल होता है, आसान होता है, इसलिए उसके बाद हम उस धातु का क्या कर देते हैं, अपचयन कर देते हैं, और शुद्ध धातु का उसके बाद शोधन कर लिया जाता है। तो मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं को इस तरीके से प्राप्त किया जाता है। अब आते हैं निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे की ओर जो धातुएं होती हैं वो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। आपने देखा है, पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो निम्न अभिक्रियाशील जो धातुएं हैं वो अधिकतर सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती हैं, और इनको भर्जन के द्वारा हम धातु को प्राप्त कर लेते हैं, और उसके बाद जो प्राप्त धातु है उसमें जो थोड़ी बहुत और जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको दूर करने के लिए उसका परिष्करण करते हैं। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम उस धातु जो अयस्क है उसका हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से शुद्ध धातु प्राप्त करना है, ये आप इस फ्लो चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। आगे, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में जो नीचे आने वाली कौन कौन सी धातुएं हैं, आप जानते हैं सोना, चांदी, मरकरी, ये सब नीचे आने वाली धातुएं हैं। तो चूंकि ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं अनअभिक्रिय होने के कारण केवल गर्म करने से ही धातु को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब चूंकि बहुत कम क्रियाशील होती हैं इसलिए इनको सीधे गर्म करके ही इनको प्राप्त किया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आप देख रहे हैं सिनाबार, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ये मरकरी का एक अयस्क है, ठीक है, मरकरी का एक अयस्क है। अब हम क्या करें, इससे हम किस तरीके से मरकरी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सिनाबार को मतलब मर्क्यूरिक सल्फाइड को अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करें तो देखिए होगा क्या, Hg मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। आप इसको बैलेंस कर लें, तो बैलेंस जब हम करेंगे तो आप देख रहे हैं O2 और 2 और मरकरी, यहाँ पे हम लगा दें 2, O के कितने हो गए, 2 2 4 2 6 हो गए, तो ऑक्सीजन यहाँ 3 कर दें, 3 दूनी 6 हो गए। आप देख रहे हैं ये अभिक्रिया संतुलित हो गई है इक्वेशन। मर्क्यूरिक सल्फाइड की जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं, मतलब गर्म करते हैं,
तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। उसी तरीके से अब हम यहाँ पे ये जो मर्क्यूरी ऑक्साइड प्राप्त हुई है, अब हम इसको क्या कर दें, वायु की सीमित मात्रा में जब हम इसको गर्म करते हैं तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड से क्या हो जाता है, मर्क्यूरी अलग हो जाती है और ऑक्सीजन गैस हमें यहाँ पे प्राप्त होती है। यहाँ पे हम बैलेंस कर लें तो 2Hg, और इस तरीके से हम क्या आप देख रहे हैं कि ये जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं इनको सीधे गर्म करने से ही आप जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि आपने पीछे अभी फ्लो चार्ट में देखा था। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जब हम वायु की उपस्थिति में इसको जब हम गर्म करते हैं, ये जो क्रिया है इसे हम लोग कहते हैं वर्जन, और यहाँ पे वायु की जब सीमित मात्रा में उसको गर्म करते हैं तो ये कहलाता है निस्तापन। ठीक है, तो सल्फाइड आयस का भर्जन किया, भर्जन करके उसको उसके धातु के ऑक्साइड में चेंज कर लिया और उसके बाद उसके निस्तापन के द्वारा हमने धातु को प्राप्त कर ली। तो ये थी सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। नेक्स्ट है सक्रियता श्रेणी में मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो सक्रियता श्रेणी में मध्य में कौन कौन सी धातुएं आती हैं, आपने देखा है कि सक्रियता श्रेणी मध्य में आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, ये सब हमारी सक्रियता श्रेणी के मध्य में आती हैं और प्रकृति में ये प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। तो अगर हम किसी एक धातु को लें, जैसे हम ले लेते हैं जिंक, ले लेते हैं, जिंक जो है सल्फाइड के रूप में भी पाया जाता है और जिंक जो है कार्बोनेट के रूप में भी पाया जाता है। इससे धातु का निष्कर्षण कैसे करेंगे, आपने पीछे देखा था कि जब मर्क्यूरिक जो सल्फाइड है, मर्क्यूरिक सल्फाइड को हम क्या करते थे, क्योंकि सल्फाइड अवस्था ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको गर्म करते थे, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जो जिंक सल्फाइड है उसको जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको हम गर्म करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, जिंक सल्फाइड की O2 के साथ जब हम क्रिया कराएंगे तो जिंक ऑक्साइड प्लस यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस प्राप्त हो जाएगी। इसको हम बैलेंस करें तो कितना हो जाएगा, आप देख रहे हैं O2 है, यहाँ पे O के 2 हो जाएंगे तो 2 यहाँ पे 2 कर दें तो Zn2 हो गया, S के 2 हो गए, ये हो गया, ऑक्सीजन के कितने हो गए 4 और 2 6, तो यहाँ पे 3 कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। जिंक ZnCO3 जो कार्बोनेट के रूप में हमें जिंक मिला है उसको हम क्या करें, सीमित मात्रा में इसको हम सीधे गर्म करें तो यहाँ पे भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा और साथ में कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें प्राप्त हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं जो सल्फाइड और कार्बोनेट दोनों अयस्क थे जिंक के, यहाँ पे ये देखिए जिंक के सल्फाइड और कार्बोनेट दोनों अयस्कों को हमने क्या किया, भर्जन और निस्तापन विधि के द्वारा उनको धातु के ऑक्साइड में हमने चेंज कर दिया। ये हमारा कहलाता है भर्जन और ये हमारा कहलाता है निस्तापन। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें धातु का ऑक्साइड मिला है जिंक ऑक्साइड, जब हम इसको कार्बन के साथ क्रिया कराते हैं तो आप देखिए क्या हो जाएगा, जिंक धातु हमें प्राप्त हो जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सक्रियता श्रेणी में जो मध्य में आने वाली धातुएं हैं उनका निष्कर्षण किया जा सकता है। आगे चलते हैं, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुएं चूँकि अत्यधिक क्रियाशील होती हैं इसलिए इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और आप जानते हैं कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन कौन सी धातुएं आती हैं, आप देखते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब हमारी सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर जो हैं वो धातुएं आती हैं। उनको आप विद्युत अपघटनी अपचयन विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो क्या होता है, जैसे मान लिया अगर सोडियम धातु को प्राप्त करना है तो कैथोड पे आप देख रहे हैं ये सोडियम धातु प्राप्त हो जाती है और एनोड पे क्लोराइड जो आयन है ये क्लोरीन गैस के रूप में यहाँ पे एनोड पे प्राप्त हो जाती है। तो सोडियम, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम जो भी धातु हैं उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन के द्वारा सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है और जो शुद्ध धातु है वो हमें कहाँ पे प्राप्त होती है, आप देख रहे हैं कैथोड पे शुद्ध धातु प्राप्त होगी और एनोड पे क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। नेक्स्ट है धातुओं का परिष्करण या फिर रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स।
ठीक है। तो धातुओं का परिष्करण, जैसे अभी उपरोक्त विधियों के द्वारा हमने जो धातु प्राप्त की है उसमें हो सकता है अभी कुछ अशुद्धियाँ हों, थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ हों, तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें आप यहाँ पे देखें इस फिगर में, इसमें आप देख रहे हैं कि एक ये टब है और इसमें हमें जिस धातु का शुद्धिकरण या रिफाइनिंग करनी होती है, जैसे मान लिया यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉपर धातु को लिया है कि कॉपर धातु का हम क्या कर रहे हैं, परिष्करण कर रहे हैं। तो कॉपर धातु का परिष्करण करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हमारा बीकर, ये टब टाइप का ये बर्तन रखा हुआ है, इसमें कॉपर धातु के ही लवण का विलयन लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे ये जो है ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, ठीक, जो कि विद्युत अपघट्य के रूप में कार्य करता है। जिस धातु का हमें परिष्करण करना होगा उसी धातु का लवण विलयन हम यहाँ पे लेते हैं। तो कॉपर का करेंगे तो कॉपर सल्फेट लवण विलयन मान लिया हमने ले लिया। अब चूंकि कॉपर धातु का हमें पूरी तरीके से शुद्ध रिफाइनिंग करनी है, तो जो अभी तक अशुद्ध धातु है कॉपर, उसको एनोड के रूप में यहाँ पे लेते हैं। मतलब अशुद्ध धातु जो अभी तक हमें प्राप्त हुई है, जिससे कि हमें शुद्ध कॉपर मान लिया हमें प्राप्त करना है, तो वहाँ पे हम एनोड के रूप में उस धातु को लेते हैं और उसी धातु की, जिस धातु को हम प्राप्त कर रहे हैं, उस धातु की एक पतली प्लेट कैथोड के रूप में यहाँ पे लेते हैं। मतलब आपको ध्यान रखना है कि जिस धातु का हम परिष्करण कर रहे हैं उसी धातु का लवण विलयन लेंगे, उस धातु का जो अशुद्ध जो धातु अभी तक हमें प्राप्त हुई है उपरोक्त विधियों के द्वारा, उसको हम यहाँ पे लेंगे और उसके साथ जिस धातु का हम परिष्करण कर रहे हैं उसकी एक पतली प्लेट कैथोड के रूप में हम लेंगे। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा इसमें ये यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी एनोड और ये है हमारा कैथोड। विद्युत धारा जब प्रवाहित होगी तो इस विद्युत अपघट्य से जो है क्या होगा, ये जो कॉपर सल्फेट है ये टूट जाएगा। तो ये क्या होगा, कॉपर सल्फेट जो होगा वो Cu2+ आयन में और SO4 2- आयन में क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। मतलब ये जो है कॉपर सल्फेट, ये जो आपका यहाँ पे ये जो विलयन है उस धातु का लवण विलयन है, वो कॉपर 2+ और SO4 2- आयन में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। जब विभाजित होगा तो आप देख रहे हैं Cu जो है 2+, ये जो है जब ये प्लस वाला किधर की ओर जाएगा, कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड पे क्या है, ऋण आवेश है, यहाँ पे माइनस आवेश होता है। तो ये प्लस आवेश वाला किधर की तरफ जाएगा, टूट के यहाँ पे जाएगा। और यहाँ पे जाने के बाद ये कॉपर जो 2+ ये जो आयन था, ये यहाँ पे कॉपर परमाणु के रूप में यहाँ पे निक्षेपित होगा। तो सबसे पहले आपने देखा कि विलयन से जो है जो Cu2+ जो आयन है वो कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा और कॉपर आयन के रूप में यहाँ पे जाके इस प्लेट पे निक्षेपित हो जाएगा। ठीक है। अब क्या हुआ, आपने देखा कि इस विलयन से लवण विलयन से Cu2+ आयन टूट के उसके बाद कैथोड पे गया। तो उसकी भरपाई के लिए, क्योंकि यहाँ से तो कम हो गया, उस विलयन से कम हो गया, जब कम हो गया तो इस एनोड से क्या होगा, चूंकि ये अशुद्ध तांबा है, मतलब अशुद्ध कॉपर है ये, तो इस एनोड से शुद्ध जो कॉपर है वो क्या होगी, ऑक्सीकृत होगी और यहाँ पे विलयन में मिल जाएगी। आप देख रहे हैं एनोड पे, देखिए क्या क्रिया होती है, जो ये जो कॉपर हमारी धातु है वो Cu2+ अब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के ऑक्सीकृत हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीकृत होगी और ऑक्सीकृत होकर क्या हो जाएगी, इसी विलयन में मिल जाएगी। फिर से वही क्रिया, विलयन CuSO4 का है वो क्या होगा, इस रूप में टूटेगा और उसके बाद फिर Cu2+ ये जो है ये यहाँ पे जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, माइनस की ओर अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे जाएगा कैथोड पर, इस तांबे की जो शुद्ध प्लेट है उस पर जाएगा और जाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, निक्षेपित हो जाएगा कॉपर परमाणु के रूप में। तो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ से इसकी तरफ गया, उसके बाद जो कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए इस एनोड से इसी विलयन में आया और आने के बाद फिर उसके बाद फिर इधर गया। मतलब ये पूरी तरीके से एक क्या होता है, चक्र चलता रहता है। तो एनोड पे क्या हुआ, आपने देखा ऑक्सीकरण के द्वारा जो कॉपर है शुद्ध कॉपर विलयन में चली गई और कैथोड पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि ये जो Cu2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर
परमाणु के रूप में यहाँ पे निक्षेपित हो जाता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये जो क्रिया है, ये जो चक्र है, ये चलता रहता है और तब तक चलता रहता है जब तक कि ये जो अशुद्ध कॉपर में से पूरी कॉपर निकल के इस प्लेट पे आके निक्षेपित नहीं हो जाए, तब तक ये रिएक्शन चलती रहती है, ये क्रिया चलती रहती है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो कॉपर की जो प्लेट थी वो पहले पतली थी, अब जब यहाँ से कॉपर निकल के यहाँ आके निक्षेपित होने लगे तो ये कॉपर की जो प्लेट है ये कैसी हो गई, मोटी हो गई। और यहाँ पे क्या होगा, अशुद्ध जो अशुद्धियाँ थी वो बची रहेंगी और वो अशुद्धियाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे एनोड के नीचे प्राप्त होंगी, जिसे हम लोग एनोड पंख या फिर एनोड मड या फिर एनोड कीचड़, ये सब हम लोग उसको कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं कि शुद्ध कॉपर प्राप्त कर लेते हैं। कहाँ पे प्राप्त होता है, आप देख रहे हैं कैथोड पर शुद्ध कॉपर प्राप्त हो जाता है। इस विधि से जो प्राप्त धातु होती है वो लगभग 99.9% तक शुद्ध होती है। ठीक है बच्चों, तो ये है धातुओं के परिष्करण या फिर रिफाइनिंग ऑफ द मेटल की विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि, जिसमें शुद्ध कॉपर जो है कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, आप देख रहे हैं कैथोड पे प्राप्त होगा और जो अशुद्धियाँ हैं वो एनोड पे नीचे तली में प्राप्त होंगी एनोड पंख के रूप में। आगे है संक्षारण और उससे सुरक्षा। जब संक्षारण क्या है आप देखें, सबसे पहले वायु एवं जल, जिसे आर्द्रवायु भी कहा जा सकता है, की उपस्थिति में धातु का धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है। जब वायु एवं जल की उपस्थिति में धातु धीरे धीरे क्या होने लगती है, क्षय होने लगती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातुओं का संक्षारण कहलाता है। और ये एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। इस संक्षारण से कैसे हम सुरक्षा कर सकते हैं, अगर हम धातुओं में पेंट कर दें, अगर हम तेल लगा दें धातुओं के ऊपर, ग्रीस लगा दें, या फिर क्रोमियम का लेपन कर दें, एनोडीकरण कर दें, या फिर मिश्र धातु अगर हम बनाएं तो लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। एक छोटा सा क्रियाकलाप आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 3 परख नलियाँ हैं ए, बी और सी। इन 3 परख नलियों में ये हमने कील, लोहे की कील डाल दी हैं, जहाँ ये नीचे पानी से भरी हुई परख नली है और ऊपर ये आप देख रहे हैं वायु, खुली वायु मतलब वायु है, और वहाँ पे हमने लोहे की कील डाल दी, कार को बंद कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पे पानी है, यहाँ पे हमने लोहे की कील डाली और ऊपर ये तेल की परत, मतलब तेल की बूंदे कुछ डाल के तेल की परत बना दी और ऊपर ये वायु है। और तीसरी परख नली में आप देख रहे हैं नीचे निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को डाल के उसके ऊपर हमने क्या किया है, लोहे की कील को डाल दिया है। तो आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ इस परख नली में ये जो लोहे की कील है इसमें जंग लगी हुई होगी, उसका संक्षारण हो गया हुआ होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कील है ये जल और वायु दोनों के संपर्क में है। यहाँ पे हमने तेल लगा दिया, तेल की परत ऊपर चढ़ा दी है, तो वहाँ पे क्या है कि कील पर जंग नहीं लगेगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि धातुओं का संक्षारण क्या होता है, और उसके संक्षारण के लिए पेंट करके, तेल लगा के या फिर ग्रीस लगा के, इस तरीके से हम धातुओं को संक्षारण से बचा सकते हैं। उसके बाद आपको बच्चों ये छोटा सा गृह कार्य करना है। आपको बताना है कि खनिज और अयस्क क्या होते हैं, उसको आप समझाइए। आयनिक यौगिकों के 2 गुणधर्म बताइए। हम आपको बता चुके हैं आयनिक यौगिकों के 2 गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। लोहे को जंग लगने से बचाने के 2 तरीके आपको बताने हैं, अभी हमने आपको बताया। और उसके साथ साथ सक्रियता श्रेणी में मध्य में स्थित धातुओं के नाम आपको लिखने। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये धातु और अधातु का दूसरा पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। इस तरीके की और वीडियो अपनी क्लास से संबंधित और अपने विषय से संबंधित और वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग की यूट्यूब चैनल है, उस पर जाके सब्सक्राइब करके आप इस प्रकार की और वीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।